हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिले हुए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं सिलेबस का। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है। एक क्षेत्र हम निर्धारित कर लें, एक एरिया निर्धारित कर लें और उस एरिया के हिसाब से हम लोग क्या करें, अपना पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो पहले मुझे एक बार डिकोड करने दो कि कैसे है, और लेट्स बिगिन। तो एक तो मैंने आपको कल बताया था कि इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में यस आपके सामने है। तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। यस और देखो, सबसे पहले तो हम लोग उपभोक्ता, हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर हमें सबसे पहले देखना है ना। उपभोक्ता का व्यवहार सबसे पहले हमें ये देखना है। इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिमांड, इसके हिंदी में मांग कहते हैं, उससे संबंधित चीज़ें। दूसरा हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं तटस्थता वक्र। ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जब तो पहला तो हमारा उपभोक्ता का व्यवहार, इसमें मांग, डिमांड, एंड क्या है, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखें तो दूसरा जो हमारा है वो हम लोग बात करेंगे। यस इसमें हम लोग को देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है, उत्पादन की लागत। इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बात करनी है। उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें वो सारे तरह के कॉस्ट की हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये है कुल स्थिर लागत, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुल स्थिर लागत। फिर हम लोग बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल परिवर्तनशील लागत, लागत। अच्छा, ये हम लोग यहाँ किसकी जब चर्चा करेंगे तो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन की, और हिंदी में बोलते हैं अल्पकाल की। हम लोग बात करेंगे अल्पकाल की। तो ये शॉर्ट रन में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी में और आगे बढ़ें, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो
परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। ये भी शॉर्ट रन की ही बात है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे बढ़े तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एक एनवेलप कर्व होता है, एनवेलप कर्व, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, हिंदी उसको बोलते हैं लिफाफा वक्र, लिफाफा वक्र अथवा दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। औसत लागत, यस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मैं आगे बढ़ूं, ये आपके सामने सब अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, है ना, उत्पादन के लागत की ही बात कर रहे हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही बात कर रहे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन सब की बात करेंगे। एवरेज कॉस्ट औसत लागत, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत, इन सब की बात करेंगे। एंड देयर रिलेशनशिप, आपस में इनका क्या संबंध है, एंड देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, हाँ, तथा इनका आपस में संबंध, इनका आपस में संबंध, ये आपस में क्या संबंध है, आपस में संबंध, तो इन सब की भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। यस, तथा आपस में संबंध क्या है, किस तरह से है। तो चलिए, ये तो कॉस्ट की बात हुई। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे बाजार के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। और इसमें अलग अलग हम लोग बाजार देखेंगे, कौन कौन से। एक हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा हम लोग देखेंगे मोनोपोली, एकाधिकार, फिर हम लोग देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता, फिर हम लोग देखेंगे ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार।
तो ये हमारे पास है इसमें, ये हमें यहाँ पर देखना है। इसी ओलिगोपॉली में हम लोग देखेंगे किंग्ड डिमांड कर्व, है ना, किंग्ड डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, है ना, हाँ, टेढ़ी अथवा तिरछी मांग वक्र, मांग वक्र, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मांग वक्र, यस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अब वेलफेयर की बात करेंगे। वेलफेयर, हाँ, कल्याण। और इसमें हम लोग जब देखें तो बात करते हैं पैरेटो, ऑप्टिमालिटी, मतलब पैरेटो अनुकूलता, फिर ए.के. सेन मॉडल, ए.के. सेन का मॉडल, अमर्त्य सेन का, फिर काल्डोर हिक्स, काल्डोर हिक्स, हिक्स, फिर रिकार्डो। तो रिकार्डो का के बारे में पढ़ेंगे। यस, सेम हम लोग रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट भी पढ़ना है साथ में। रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, थियरी ऑफ रेंट, रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है। रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है। रिकार्डो के लगान का सिद्धांत, ये हमें फिर अलग से देखना है, हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए अब थोड़ा सा अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग थोड़ा बात करते हैं मैक्रो की, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें बात करेंगे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, गुणांक की बात करेंगे। इससे बात करेंगे कीनेशियन एंड क्लासिकल थियरी, केन्सीय तथा क्लासिकल अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र, इसके बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे ISLM कर्व्स, ISLM कर्व्स, ISLM वक्र, उसके बारे में। और आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे क्राउडिंग आउट, बहिष्क्रमण, बहिष्क्रमण। फिर अगर आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप,
तरलता जाल, तरलता जाल। फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस, इंटरनेशनल लिंकेजेस, लिंकेजेस, बीओपी तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी में थोड़ा और इधर आ जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, विनिमय बाजार, इसके बारे में बात करेंगे। विदेशी विनिमय बाजार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग अगला जो देखते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र, इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे मुद्रा का M1, M2, M3 एंड M4। इसी मुद्रा में हम लोग एक और बात करेंगे NM1, NM2, NM3, इसके बारे में बात करेंगे। फिर और आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। हाँ, मुद्रा का मात्रात्मक सिद्धांत, मुद्रा का मात्रात्मक सिद्धांत, इसको अलग अलग बात करेंगे। इसमें फिशर का डिस्कशन करेंगे, मॉडर्न क्यूटीएम का करेंगे, मॉडर्न क्यूटीएम जो कि दिया हुआ है मिल्टन फ्राइडमैन, फ्राइडमैन। तो इसमें फिशर का होगा, आधुनिक क्यूटीएम होगा, आधुनिक क्यूटीएम, जिसको दिया था एम फ्रिडमैन ने, फ्रिडमैन, उनके बारे में। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिर ये भी करेंगे मेथड्स ऑफ इशूइंग करेंसी, मेथड्स ऑफ इशूइंग करेंसी, इशूइंग करेंसी, मुद्रा निर्गत करने के तरीके, मुद्रा निर्गत निकालने के तरीके, तीनों की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव मेथड, रिप्रेजेंटेटिव मेथड, फिर हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, फिर बात करेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो अगर इसको देखें तो ये है प्रतिनिधित्व विधि, प्रतिनिधित्व विधि, ये आनुपातिक विधि, ये न्यूनतम आरक्षित विधि, न्यूनतम आरक्षित विधि। ये तीन तरीके हैं मुद्रा के, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस,
चलिए, तो ये आपके सामने है, आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था में हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा जो आपके सामने है। आप देखो एक बार तो ऐसे आपको नज़र आएगा। यस, तो थोड़ा और हम आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं इसमें। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस की, लोक वित्त। इसमें हम लोग जो बात करते हैं, इसमें बात करते हैं बजट की, है ना। अच्छा, बजट दोनों होगा, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट एंड स्टेट गवर्नमेंट का बजट, क्योंकि वहाँ से भी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बजट दोनों के, है ना। तो केंद्रीय बजट एंड राज्य बजट, केंद्रीय एंड राज्य दोनों का। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा इसकी बात करेंगे, है ना। आर्थिक समीक्षा इसकी बात करेंगे इस लोक वित्त में। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। करारोपण के सिद्धांत। सिद्धांत। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। करों के प्रकार। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, तो ये हमारे पास पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। यस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग लाइन से इसमें देखेंगे हेक्सर-ओहलिन थ्योरम। हेक्सर-ओहलिन थ्योरम, ओहलिन थ्योरम, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत। ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र। इसमें कोटा, टैरिफ, प्रशुल्क। इसमें WTO, जिसमें ट्रिम्स होंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होगी। तो ये हमें यहाँ पढ़ना है, ये सारा। यस, अच्छा, आगे देखें तो अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि एवं विकास।
इसमें हम लोग देखेंगे 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। फिर हम लोग देखेंगे इसमें हैरड डोमर मॉडल, यस हैरड डोमर मॉडल। फिर इसमें हम लोग देखेंगे सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, सोलो मॉडल। फिर हम लोग देखेंगे इसमें लुईस मॉडल, यस लुईस मॉडल, यस। तो ये यहाँ पर रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो अगर हम देखें तो एक हमने वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया है सिलेबस डिस्कशन का जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आपको माइक्रो में समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थव्यवस्था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि तथा विकास में कोई चेंज नहीं होता। जनरली उसमें चेंज नहीं होता, उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आपको नोट्स मिलेंगे और समझाने का काम मैं यहाँ पर आपको करूँगा कि कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में बिल्कुल क्लियर कट आपको आंसर का पता चलेगा कि कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा शुरू कर रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था। और देखो सबसे पहले किसी भी इसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं, पहले एग्रीकल्चर है ना, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, कृषि। तो क्या होता है इसमें कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी गरीब किसान के पास उसको एक ज़मीन चाहिए, किसके लिए? अपना आगे डेवलपमेंट के लिए। उसको खेती कैसे करेगा जब तक ज़मीन नहीं होगी, तो उसको एक ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि बारी बारी से रिफॉर्म करना शुरू किया। और पहला जो है, इसीलिए सिलेबस में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या है? भूमि सुधार। और इस भूमि सुधार में हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि कैसे इसमें हम लोग देखते हैं ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, हाँ ज़मींदारी प्रणाली, बात करेंगे इसके बारे में। फिर हम लोग देखते हैं महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, महलवारी प्रणाली, महलवारी प्रणाली। फिर हम लोग देखते हैं रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी प्रणाली, रैयतवारी प्रणाली, ये हमारे पास है। तो जब ज़मीन किसी गरीब को दिया जाता है तो सिर्फ ज़मीन से काम नहीं चलता, उसके बाद क्या है, उसके लायक उस ज़मीन पर खेती करने के लिए उसको हेल्प भी चाहिए, तो वो होता है कृषि सब्सिडी के रूप में। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ज़मीन तो मिल गई, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कल्चरल सब्सिडी, कल्चरल सब्सिडीज़, सब्सिडीज़। तो इसमें कृषि सब्सिडियाँ हम लोग पढ़ेंगे, सब्सिडियाँ। और इसी कृषि सब्सिडियाँ में
हम लोग वो पढ़ेंगे जो कि आजकल चर्चा का विषय है, और वो क्या है, हाँ, अगर हम एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत, यस। अच्छा, न्यू फार्म बिल, न्यू फार्म बिल, इसके बारे में बात करेंगे। नया कृषि कानून, नया कृषि कानून, नया कृषि कानून, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे, और इसका WTO से क्या रिलेशन है ये भी बात करेंगे, है ना। तो इसके लाभ की भी बात करेंगे, इसके हानियों की भी बात करेंगे, और इसका WTO से क्या संबंध है इसके बारे में बात करेंगे। इस एग्रीकल्चर सब्सिडी में अलग अलग बॉक्सेस हैं, एक ग्रीन बॉक्स है, एक अंबर बॉक्स है, और एक ब्लू बॉक्स है WTO में। इसका मतलब क्या है, तो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इन सब का क्या मतलब है ये हम लोग देखेंगे अलग से जब बात करेंगे, तो है ना। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, फिर अंबर बॉक्स, और फिर ब्लू बॉक्स। तो वो क्या है उसके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए, तो पहले तो ज़मीन मिल गई, अब उस ज़मीन पर खेती करने के लिए क्या हो गए, संसाधन मिल गए, तो सब्सिडी हो गया। और आगे बढ़े तो वो तो हो गया, उत्पादन तो हो गए, अब बिकना चाहिए। तो बिकना चाहिए तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन, कृषि विपणन, यस। और इसके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, राष्ट्रीय किसान, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। फिर बात करेंगे ई रकम, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। फिर बात करेंगे APMC, जो कि अभी चर्चा का विषय है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति, कृषि उत्पाद बाजार समिति, कृषि उत्पाद बाजार समिति, बाजार समिति। इसके बारे में बात करेंगे, जो आजकल चर्चा का विषय है न्यू फार्म लॉ में। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO की भी बात करेंगे, है ना, किसान उत्पादक संघ, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगला हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे, हाँ, इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रेयरिंग, इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रेयरिंग, पशुपालन का अर्थशास्त्र, एनिमल रेयरिंग, तो पशुपालन का अर्थशास्त्र, का अर्थशास्त्र, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे क्या फ़ायदे और नुकसान है, क्या मेरिट और डिमेरिट है। तो ज़मीन मिल गई, सब्सिडी हो गया, उत्पादन के बाद बिकने की व्यवस्था सरकार ने की। अब एक कृषि से जुड़ा ये है, इसके उत्पाद कैसे होंगे। फिर इन सब से मिलाकर दूध से दही, घी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। तो इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, यस। तो इसमें सारे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जैसे कि मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क की बात करेंगे, मेगा फूड पार्क, प्रधानमंत्री संपदा योजना, संपदा योजना, उसकी भी बात करेंगे, है ना, PM संपदा योजना, इनकी भी बात करेंगे। तो ये सारा देखेंगे इसके क्या लाभ और हानियां हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के।
उसके बाद हम लोग खाद्य सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी को दो तरफ से बांटेंगे, फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा। और इस खाद्य सुरक्षा को हम लोग दो पार्ट से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस, जन वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली। दूसरा हम लोग देखेंगे पीडीएस सिस्टम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब ये सब जब हो गया तो एग्रीकल्चर से आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो अगला हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री, और इसमें देखेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, नई औद्योगिक नीति 1991। फिर महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, यस, महारत्न, मिनी रत्न, फिर नवरत्न, ये इन सब के बारे में हम लोग इंडस्ट्री में देखेंगे, है ना, यहाँ पर। और हाँ, न्यू कंपनी एक्ट, नया कंपनी अधिनियम 2013, नया कंपनी अधिनियम 2013। आगे हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आधारभूत संरचना, और इसको दो पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक है आर्थिक, इकोनॉमिक, और एक है सोशल। एक सोशल, आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक। तो आर्थिक में जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यातायात, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और बात करते हैं कम्युनिकेशन, दूर संचार। सरकार को पैसे भी मिलते हैं और हमारा काम भी होता है। इसमें सिर्फ लोगों का काम होता है, पैसे कम मिलते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, हाउसिंग, आवास, हेल्थ, स्वास्थ्य। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, आजकल जो हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो किस मॉडल से बन रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखेंगे लिबरलाइजेशन, and its impact on the Indian economy, and its impact on the Indian economy. Indian economy. उदारीकरण तथा उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, रुपीस डिवैल्यूएशन, हाँ, रुपये का अवमूल्यन और उसका प्रभाव, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
यस। एंड फाइनली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। यस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, जीडीपी अवस्फाक के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत आधारित मुद्रास्फीति, यस, इन सब के बारे में देखेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसके 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, IBRD, IDA, IFC, मेगा, ICSID, विश्व बैंक, और हम लोग बात करेंगे IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें SDR के बारे में बात करेंगे। यस, वोटिंग राइट के बारे में बात करेंगे, मताधिकार, कोटा के बारे में बात करेंगे, भारत का कितना कोटा है, इन सब के। और 2 बैंक बना, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बैंक, और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई आधारभूत संरचना निवेश एवं आधारभूत संरचना बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो बच्चों, इस तरह से ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एक सिलेबस है, और ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन आपके साथ क्लास में होगा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, हिंदी और इंग्लिश में, और आपको उसके हिसाब से नोट्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये सारा हमारा एक एरिया है, हमारा दायरा है जिसमें हमें पढ़ना है। और अब इसके बाद जब हम लोग शुरू करेंगे क्लास, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये सारे डिटेल में कैसे कर सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे हम मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, और कैसे डायग्राम आसानी से हम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में क्लैरिफाई होंगी। तो अभी के लिए तो इतना ही, और अगले क्लास में एक आंसर राइटिंग सेशन और माइक्रो के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू।